morning, students. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एकांश, आप क्लास नहीं कर रहे हैं काफी दिनों से? एकांश। हाँ सर। अरे तुम क्लास काफी नहीं कर रहे थे, लेक्चर काफी एब्सेंट है आपकी। अरे सर कुछ दिनों से तो तबियत से आप तो कल सर थोड़ा बाहर गए हुए थे और कॉलेज भी आए थे, काम था। फिर तो वही कंप्लीट रेगुलर रहिए। काफी यस सर, अब रहेंगे रेगुलर। शुरुआत में सही था। चलो ठीक है, रेगुलर हो। ठीक है, और जो भी प्रीवियस लेक्चर हुए कंप्लीट देख के कोई भी टॉपिक अगर नहीं आ रहा तो पूछिए। ठीक है, ओके। सभी ने अपना 4th ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है? सभी लोग उसको सबमिट कर दें, क्योंकि ट्यूट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं लगभग सभी क्वेश्चन। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट तो बता ही दिया है कि लास्ट में जो टॉपिक नहीं लेक्चर में हुए थे उनको भी बता दिया कि होता क्या है। आप उससे आप लिख सकते हैं और उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करिए। बाकी 2-3-4 टॉपिक बचे हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे लेक्चर में। आपकी तरफ से कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पूछना है प्रीवियस, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में? कोई भी चीज़ किसी को पूछनी है? कोई जो भी आपको पढ़ाए गए टॉपिक्स प्रीवियस में वो आपको सभी को क्लियर हैं? डाउट्स कोई किसी को तो नहीं आ रहा है, किसी प्रॉब्लम है? जो जब भी आप पढ़ते हैं कोई टॉपिक लगता है कि हाँ ये नहीं समझ आ रहा है, उसको नोट डाउन जरूर करिए किसी भी यूनिट का। तो उसके बाद ये होगा कि हम लोग जब उसको रिवाइज करेंगे तो उन टॉपिक्स को पहले देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग से ये है कि जब भी आप पढ़िए उसको देखिए, या कोई आप चीज़ नई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको शेयर करिए कि सर ये इसमें ये टॉपिक होता है, ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक सरप्राइज टेस्ट भी प्लान है आज आपका, क्योंकि आपको पता होगा सरप्राइज टेस्ट इंक्रीज हो चुके हैं, अब 15 है। तो हम लोग सरप्राइज टेस्ट एक लेंगे 10-20 तक, और उसके बाद उससे पहले छोटा सा एक कितने बजे? हाँ हाँ बेटा, कितने बजे सर? बेटा 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी सभी लोग आए नहीं हैं तो वो भी 10 मिनट बाद 10:05 हो रहा है तो हम लोग 10:20 तक स्टार्ट कर देंगे लास्ट में। ओके, तो हम लोग एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, डिटेल में नेक्स्ट जितना टाइम बचेगा। एक नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरकनेक्शन, SIMD, इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है, इसको आज समझते हैं। SIMD हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल के अंदर कि SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एक टाइप है आपका पैरेलल सिस्टम का। जैसे कि जो फ्लेंस क्लासिफिकेशन दिए गए थे उसमें हम लोगों ने पहले देखा हुआ है प्रीवियस यूनिट के अंदर कि SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो ये 4 क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिए थे फ्लेंक्स ने। तो इस यूनिट में हम लोग को अब उसी की एक मेन सेक्शन दिया गया सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, जो कि डायरेक्टली पैरेलल कंप्यूटिंग या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को रेफर करता है, वहाँ पे यूज़ होता है, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। तो SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, वो हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, क्योंकि लास्ट सेक्शन है आपके यूनिट का जो जिसमें हम लोग कई सारी टोपोलॉजीज के बारे में जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं उनके बारे में समझेंगे, देखेंगे इसको। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे, देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो भी जो कमांड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसिंग एलिमेंट में डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। और अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ा है कि डेटा ड्रिवन अप्रोच जो होती है, इसमें कई सारे पार्ट ऑफ डेटा उसको अलग अलग प्रोसेसिंग एलिमेंट पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अब उन डेटा पे एक कमांड रन होता है इक्वली।
तो यहाँ पे वही सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें SIMD आर्किटेक्चर के अंदर इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है उसको समझते हैं। SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है, तो पहले हम लोग ये समझे कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क का मीनिंग क्या है, उसको समझे। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, कोई भी सिस्टम होता है तो उस सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि वहाँ पे एक प्रोसेसर नहीं है। जैसे हम लोग अभी जो सिस्टम देखते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम, ये यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, सभी के पास जैसे कि एक प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिंपल यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। लेकिन जब आपके मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कई सारे प्रोसेसर एक साथ कंबाइन होके कंप्लीट टास्क करते हैं, तो वो आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहलाता है। एक सेकंड जरा सा। असद, अच्छा, हाँ कुछ लोग वेटिंग में थे, उनको करना था। तो ये जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है वहाँ पे उसी को हम लोग SIMD सिस्टम भी बोलते हैं, उसी को सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा सिस्टम भी बोलते हैं, उसी को पैरेलल सिस्टम भी बोलते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट जब भी हम बात कहते हैं तो उसका मीनिंग है कि वहाँ पे हर प्रोसेसर अलग अलग होता है और हर प्रोसेसर के पास अपनी खुद की लोकल मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। प्रोसेसिंग एलिमेंट हम लोग शुरुआत में बताया था कि प्रोसेसिंग एलिमेंट कंटेन्स द प्रोसेसर, इट्स लोकल कैश मेमोरी एंड अदर रजिस्टर्स। और साथ साथ जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एक साथ कंबाइन होता है तो वहाँ पे ग्लोबल मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जब हम मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट को यूज करते हैं और इसके साथ साथ मल्टीपल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मतलब कि बहुत सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, IO मॉड्यूल जो होते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मतलब कि इनपुट कंटेंट लेने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो मॉड्यूल होते हैं। जो उन्होंने IO मॉड्यूल के बारे में देखा था कि जब आप DMA पढ़ रहे थे या पहले पढ़ा था, तो IO मॉड्यूल क्या करता है कि इनपुट आउटपुट से इंटरेक्शन देता है। तो IO मॉड्यूल भी बहुत सारे होते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, और साथ ही मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल भी होते हैं, मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स भी होते हैं। तो मतलब कि जब आप मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं। प्रोसेसिंग एलिमेंट में क्या है कि उनके पास लोकल मेमोरी है, उनके पास शेयर्ड मेमोरी है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कई सारे प्रोसेसर एक साथ यूज किए जा रहे हैं और मल्टीपल IO मॉड्यूल लगे हुए हैं उनमें, क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा हर जगह पे अवेलेबल कराना है, तो हमें मैक्सिमम IO मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। और आउटपुट भी प्रेजेंट कराना है हर जगह पे, तो आउटपुट मॉड्यूल की जरूरत, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो होता है उसको IO मॉड्यूल बोलते हैं, वो भी बहुत सारे हैं। और साथ साथ मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स भी हैं, कई सारे मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, हर एक के पास अपना अपना लोकल मेमोरी है और शेयर्ड मेमोरी है, तो मेमोरी मॉड्यूल है। तो तीन चीजें हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं, मल्टीपल IO मॉड्यूल हैं और मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल हैं, ये होता है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कि ईच प्रोसेसर एक्सेस कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी मॉड्यूल। हर प्रोसेसर जो होता है मेमोरी मॉड्यूल से कंटेंट को एक्सेस करता है, यूज करता है। पहली बात तो जो डेटा आपको प्रोवाइड करा गया है वो उस पर आप वर्क करेंगे, वो प्रोसेसिंग एलिमेंट उस पर वर्क करेगा, अपनी लोकल मेमोरी में इंटरमीडिएट डेटा स्टोर करेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि उस इंटरमीडिएट डेटा को वो शेयर मेमोरी में भी भेजता है, अपडेट करता है उसको, जिससे कि अगर क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो वो जो अपडेटेड कंटेंट है वो कोई और प्रोसेसिंग एलिमेंट यूज कर सके और फाइनल रिजल्ट हमें मिल सके। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट के अंदर। तो हर प्रोसेसर जो होता है वो मेमोरी एक्सेस करता है, मेमोरी मॉड्यूल को यूज करता है और टाइम टू टाइम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को भी यूज करता है, क्योंकि उसको नया डेटा चाहिए होता है, नया आउटपुट प्रिंट करना होता है, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की भी एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो दो चीजें हैं, IO मॉड्यूल चाहिए, IO की एक्सेसिबिलिटी चाहिए और साथ साथ मेमोरी की एक्सेसिबिलिटी, दोनों चीजें चाहिए। यहाँ पे ऐसा होता है।
अब ये सब इतना सारा वर्क होने के लिए हमें इसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास इतने सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं, इतने सारे आईओ मॉड्यूल हैं, इतने सारे एक्सेसिबिलिटी सबको एक एक चाहिए, और मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल है, शेयर मेमोरी का मॉड्यूल कॉन्सेप्ट है। तो इतना सारा चीज़ें होने के साथ साथ इनमें प्रॉपर कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो कनेक्टिविटी जो टोटल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में होती है, जिसमें हम मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट को, मल्टीपल आईओ मॉड्यूल को, मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल को आपस में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के साथ साथ उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको भी मैनेज करना है, उसके टाइमिंग को मैनेज करना है। तो कनेक्टिविटी भी रखनी है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी बिल्ड होनी चाहिए। परफॉर्मेंस जब भी वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, या सिंपल भाषा में कहें कि पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड in any processing system. If any processor executes the number of processes in the single unit of time, वो उसकी एफिशिएंसी होती है, वो उसका थ्रूपुट होता है, वो उसकी ईटा वैल्यू होती है। तो इस एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो कनेक्टिविटी भी इस तरह रखनी है जिससे ट्रांसमिशन टाइम भी कम लगे, फास्ट हो, मैक्सिमम वर्क हो। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाते हैं। इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाते हैं। तो अभी हमने आपको एक वर्ड बताया था कि SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क वर्ड को हम लोगों ने क्लियर समझा कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता क्या है, कि जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, मल्टीपल आईओ मॉड्यूल्स होते हैं, मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपस में डेटा को शेयर करते हैं, मेमोरी को एक्सेस करते हैं, आईओ मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें होने के लिए हमें एक पावरफुल कनेक्टिविटी मॉड्यूल चाहिए जो कि इन सब चीजों को ज्वाइन कर सके, और इस तरह से होना चाहिए कि वो ट्रांसमिशन को फास्ट बना सके, मैक्सिमम डेटा एग्जीक्यूट कर सके, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने वाला हो, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाला हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या है। कि अगर हम सिंगल लाइन डेफिनेशन आपको बताएं तो एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज यूज्ड फॉर exchanging data between two processors in a multi-stage network. Interconnection network is used for exchanging data between two processors in a multi-stage network. Interconnection जो नेटवर्क होता है वो किसी भी दो प्रोसेसर या मल्टीपल प्रोसेसर के बीच में जो कंटेंट शेयर हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ डेटा हो रहा है, और वो एक्सचेंज ऑफ डेटा मल्टीपल स्टेज नेटवर्क में हो रहा है, कई सारे स्टेज नेटवर्क हैं, उनके बीच में जो चीजें होती हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा होता है, उसको हम लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं। अब जो भी आपका वॉन न्यूमन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था, जो यूनिप्रोसेसर सिस्टम था, वहां पे मेमोरी की शेयरेबिलिटी, मेमोरी को मैनेज करना, कैश मेमोरी को यूज करना, ये सब अगर सिंगल प्रोसेसर तो कर सकता है, लेकिन जब आप चीज़ों को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के थ्रू, यूनी प्रोसेसर के थ्रू हम मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, मेमोरी की एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्फ्लिक्शन होने लगता है, अभी आप OS में पढ़ेंगे डेडलॉक आने लगता है, कई सारे प्रोसेसर सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। तो मेमोरी बॉटल नेक प्रॉब्लम जो है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में आती है, जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मेमोरी की बॉटल नेक प्रॉब्लम जो होती है कि वी आर नॉट एबल टू यूज एफिशिएंट मेमोरी इन द सिंगल सिस्टम या वॉन न्यूमन सिस्टम। तो इसी के लिए हम लोगों ने मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बनाया, जिसमें कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो, उनमें जो ट्रांसमिशन टाइम है उसको डिले को कम किया जाए, लेटेंसी मिनिमाइज की जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। और इसमें होता क्या है, कैसे ये सब काम कैसे किया जाता है, ये सब काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एक ग्लोबल शेयर मेमोरी रखते हैं, ग्लोबल शेयर मेमोरी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। और इसके साथ साथ ईच प्रोसेसर है स्मॉल मेमोरी, और हर प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास में अपने प्रोसेसर के साथ साथ उसकी लोकल मेमोरी भी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपने दो चीजें बिल्ड की हैं। जो बॉटलनेक प्रॉब्लम आ रही थी यूनी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, मेमोरी की लेकर प्रॉब्लम आ रही थी वॉन न्यूमन सिस्टम के अंदर,
उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में होता क्या है कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लोबल मेमोरी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और हर प्रोसेसर के पास में लोकल मेमोरी रहती है। अब ये आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्यों रखा जाता है। मेन पर्पज इसका ये है कि जब लोकल मेमोरी क्यों रखी जाती है, सपोज करिए कोई प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट आते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं जो कि बीच में हमें स्टोर करने पड़ते हैं। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं उनके लिए लोकल मेमोरी यूज कर ली जाती है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा होता है उसके लिए लोकल मेमोरी यूज कर ली जाती है, या उसके लिए कैश मेमोरी यूज कर ली जाती है। और जब फाइनल रिजल्ट वो प्रोसेसर निकाल लेता है प्रोसेसिंग एलिमेंट, तो उस रिजल्ट को ग्लोबल मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उस जो ग्लोबल मेमोरी में ट्रांसफर अपडेटेड रिजल्ट आया। अब अगर कोई और प्रोसेसिंग एलिमेंट उस रिजल्ट को देखना चाह रहा है तो उसको एक अपडेटेड डेटा मिलेगा। इसी तरह से अगर अदर प्रोसेस उस डेटा पे वर्क करके अपडेट कर रहा है, तो अपडेशन के बीच में इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है वो तो अपनी लोकल मेमोरी में रख लेगा, उसकी जरूरत नहीं है। और जो फाइनल रिजल्ट होगा फिर से वो ग्लोबल मेमोरी में अपडेट करेगा। तो इससे फायदा ये है कि आपका पहली बात तो टाइमिंग बच रहा है, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो फ्रीक्वेंट डेटा है, इंटरमीडिएट डेटा है, वो केवल आपको लोकली मिल जा रहा है, फास्टली एक्सेस हो रहा है। और साथ साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रखी है आपने कि जो आपका अपडेटेड कंटेंट है वो आपका ग्लोबल मेमोरी में है। तो ग्लोबल मेमोरी और लोकल मेमोरी को यूज करके हम लोगों ने मल्टी प्रोसेस सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाया है इन रिस्पेक्ट टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इन रिस्पेक्ट टू यूनिप्रोसेसर सिस्टम। तो इस तरह से ये चीजें बिल्ड होती हैं। और इसके बाद होता क्या है कि जो भी अब इसमें इतना काम, ये तो इतना इसका बेनिफिट हो गया, लेकिन इस बेनिफिट को करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या होता है कि हर प्रोसेसर जो है वो लोकल मेमोरी से भी कनेक्टेड होना चाहिए, और उसकी एक्सेसिबिलिटी की पावर ग्लोबल मेमोरी में भी होनी चाहिए। वो ग्लोबल मेमोरी को भी एक्सेस कर सके, डेटा को ट्रांसफर कर सके, ये भी होना चाहिए। तो इससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। और इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या करता है कि इसी चीज को मेंटेन करता है। और जितने भी प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग आगे आगे चल के, नोड्स बोलते हैं। जो भी प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर प्रोसेसर और उनकी लोकल मेमोरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्स बोलते हैं। और कोई भी जो नोड होता है प्रोसेसिंग एलिमेंट, जब कनेक्टेड रहता है किसी दूसरे प्रोसेसिंग एलिमेंट से, तो उसका जो कनेक्शन है, भले ही वो फिजिकल हो या आपका कॉन्सेप्चुअल हो, लेकिन उस कनेक्शन को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो नोड एंड एजेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है। तो नोड एंड एजेस क्या होते हैं, नोड याद रखिए कि मल्टी प्रोसेस सिस्टम में वो प्रोसेसिंग एलिमेंट है, और एजेस क्या है, जो उनका कनेक्शन है। तो अब यही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो नोड एंड एजेस पे बेस होता है। अगर आप ग्राफ जानते हो डेटा स्ट्रक्चर से, क्या आपने पढ़ा होगा, क्यू है, लिंक लिस्ट है, और आपका फॉरेस्ट है, और ट्री है। इसी तरह से ग्राफ होता है। तो ग्राफ जो हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर होता है वो नोड एंड एजेस के थ्रू बनता है। ट्री भी बनता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ का यूज किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो वही हमने बताया कि जो भी प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, वो नोड की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो उनका कनेक्शन होता है वो एजेस की तरह ट्रीट किया जाता है। अब नोड्स जो होते हैं, अब इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो द नोड्स आर स्विचेस हैविंग ए फ्यू इनपुट फ्यू आउटपुट लाइंस। हर नोड के पास कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। तो जो इनपुट्स होते हैं उनको भी लिंक किया जाता है, और जो आउटपुट जो सेंड कर रहा है वो भी आपका लिंक किया जाता है। तो इनको आप एजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी आपका इसमें कनेक्शन नेटवर्क होता है, स्विचिंग नेटवर्क होता है, वो आपका यूज किया जाता है। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर आपका बहुत सारी डिवाइसेस मल्टी प्रोसेसिंग नेटवर्क के अंदर यूज की जाती हैं। अब हम लोग के पास टाइम है, बस थोड़ी सी चीज और बता देते हैं कि नेटवर्क फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेटवर्क प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम जब लोग नेटवर्क बनाएंगे, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाएंगे, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। तो जो नेटवर्क है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क है,
उनमें बेसिकली कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म हम लोग नोड एंड एजेस का देखा। इसके बाद एक चीज आती है टोपोलॉजी आती है। टोपोलॉजी क्या है उसको देखिए। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो हम लोग नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, जो कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसका कुछ अरेंजमेंट होता है, उसका कुछ तरीका है। तो जिस जिस कॉन्सेप्ट पे वो डिजाइन होता है, जैसे मान लिया कि आपने एक सिंगल लाइन से कई सारे प्रोसेसर ऐड कर दिए, तो इसको बोलते हैं बस सिस्टम बोलते हैं। या जब आपने कोई एक सेंटर में नोड रखा है, सेंटर में सिस्टम रख दिया जो कि अलग अलग नोड से कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है स्टार। ऐसे ही बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं, जो कि टोपोलॉजी का मतलब है कि जो नोड्स इन ए नेटवर्क ऑर्गेनाइज इन द सर्टेन पैटर्न। किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न में, किसी भी स्पेसिफिक सिनेरियो में अगर किसी नोड को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, तो उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं, स्टार है, बस है, और सर्किल है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉर्स है, मैश है, इलिक है, बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं। तो वो आपके तरीके हैं, कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारा प्रोसेसिंग एलिमेंट कनेक्टेड होगा। सबका कुछ एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशन है, बेनिफिट है। इसीलिए जब कई सारी चीजें आती हैं तो उसमें होता है कि कुछ का कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ का कुछ बेनिफिट होता है, तभी इस तरह होता है। इसी के साथ साथ नेटवर्क डायमीटर भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो नेटवर्क डायमीटर क्या होता है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट नोड्स इन नेटवर्क। इसका मीनिंग है कि अगर आपने सबसे एक नोड आप देखा है और एकदम लास्ट का नोड देखा है, सबसे डिस्टेंस वाला नोड देखा है, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं आपका नेटवर्क डायमीटर बोलते हैं। मतलब कि रेंज कह सकते हैं। नेटवर्क डायमीटर का मतलब है कि एक द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट नोड्स। दूर के जो नोड्स हैं, सबसे दूर के जो नोड्स हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है, कम से कम दूरी जो होती है, उसको हम लोग नेटवर्क डायमीटर बोलते हैं। और इसको हम लोग जनरली जब नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे तो इसको जैसे आप हर चीज, अब जैसे डिस्टेंस है तो हम लोग क्या कैसे नापते हैं? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर नापते हैं। लेकिन जब नेटवर्क पे डिस्टेंस नापी जाती है, इन नेटवर्क पे जब डिस्टेंसेस देखी जाती हैं, तो वहां पे उसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हॉप्स। जो भी जो टर्म्स होता है इसके, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हॉप्स between any two nodes. So the distance is measured in terms of number of distinct hops between any two nodes. उनके बीच में इसको दिखाया जाता है। इसी तरह से नोड डिग्री भी होती है। नोड डिग्री एक फीचर, अब जैसे हम लोग जब नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ फीचर्स हम लोग को पता होने चाहिए, टर्म पता होने चाहिए। तो नोड डिग्री का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद ए नोड इज कॉल्ड नोड डिग्री। किसी भी पर्टिकुलर नोड से कितने नोड कनेक्टेड हैं, उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। यहाँ डिग्री मतलब वो नहीं है कि 90%, 80%, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग है जैसे आपने मान लिया ए नोड है, उसमें बी से भी कनेक्शन आ रहा है, सी से भी आ रहा है, डी से भी आ रहा है, तो उस नोड का क्या डिग्री हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर नोड ए का कनेक्शन बी से है, सी से है, डी से है, तो उसका डिग्री 3 हो जाएगा। ऐसे ही किसी नोड बी का कनेक्शन ए से है और सी से है, तो नोड उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो कोई भी नोड कितने नोड से कनेक्टेड है, उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। और इसमें 2 डिग्री आती है, एक होता है इन डिग्री, एक होता है आउट डिग्री। मतलब कि जो कनेक्शन इनपुट आ रहा है उसको इन डिग्री बोलते हैं, और जो कनेक्शन आउटवर्ड जा रहा है उसको आउट डिग्री बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री, तो इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ एक बाइसेक्शन बैंडविड्थ होती है। बाइसेक्शन बैंडविड्थ का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू बी कट टू डिवाइड ए नेटवर्क इनटू द टू हाफ्स इज कॉल्ड बाइसेक्शन बैंडविड्थ। जैसे कि अगर पूरे नेटवर्क को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं टू हाफ्स में, मतलब कि दो आधे हिस्सों में, तो उनको हम बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब जहां भी होता है हम लोग पढ़ा हुआ है, डिवाइड द एनीथिंग इन द टू सेक्शन। तो यहाँ पे पूरे नेटवर्क को अगर एजेस को हम 2 भागों में बांट दें, तो उसको कितने एजेस आएंगे? नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू बी कट टू डिवाइड ए नेटवर्क इनटू द टू हाफ्स, उसको बाइसेक्शन बैंडविड्थ बोलते हैं। अगर 2 हाफ में आप डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी एजेस आपको और जरूरत पड़ेंगी,
उसको हम लोग बायसेक्शन बैंडविड्थ कहते हैं। लेटेंसी हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इट इज द डिले इन द ट्रांसमिशन ट्रांसफरिंग द मैसेज बिटवीन द टू नोड्स। अगर दो नोड्स के बीच में ट्रांसमिशन में जो टाइमिंग डिले आते हैं उसको लेटेंसी बोलते हैं। और उसके साथ साथ नेटवर्क बैंड अब कुछ टर्म्स और बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग आपको टेस्ट के लिए लिंक दे देता हूँ, बाकी डिटेल देख लेंगे। सेकेंड सरप्राइज टेस्ट है तो उसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आप एक बार ओपन करके देख लीजिए कि आपका फॉर्म ओपन हो रहा है सभी लोग। जो हमने लिंक दिया है ये फॉर्म सर ओपन हो गया। ओके डू इट बेटा, थैंक यू। तो इसको करिए। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। हाँ, जो बाद में आए, आज हम लोग एक SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क का पढ़ रहे थे। SIMD इंटरकनेक्शन नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बारे में समझ रहे थे डिटेल में, तो आगे होगा। इंटरकनेक्शन नेटवर्क पहले मैंने बताया कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता क्या है कि जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कई सारे नोड्स हैं, कई सारे नोड्स तो अभी बात की बात है। अब पहले तो जो भी प्रोसेसर्स होते हैं, कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, उनमें मेमोरी होते हैं और IO मॉड्यूल। तो इन सबको हम लोग कंबाइन करते हैं, तो जो कनेक्टिविटी होती है उनके बीच में कनेक्शन होता है जिससे कि प्रॉपरली वो मैनेज हो सके, तो उसको इंटरकनेक्टिविटी सर फॉर्म खुल नहीं रहा सर। फॉर्म पे लिख के आ रहा है कि रिसोर्स अनअवेलेबल। ऐसा बेटा, तो इसमें तो हम लोग यहाँ तो मैंने सब कर सर चल रहा है, सर चल रहा है। चल रहा है। राज एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट करो। एक बार बेटा फिर से लिंक, हाँ सही कह रहे आप, मैं फिर से दे रहा हूँ एक बार फिर से आप ओपन कर लो, हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से हो। हाँ सर हो गया। हाँ वो कभी कभी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे। और जो इसका मेन देखिए रीज़न क्या है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाया क्यों जाता है। जो भी प्रॉब्लम हम लोग को आई थी कि यूनिप्रोसेसर सिस्टम के अंदर कि मेमोरी का मैनेज करना, जैसे अभी भी आप प्रैक्टिकल में भी देखिए कि जो मेमोरी जो हम लोग के पास होती है, सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है, अब उसमें अगर हमने ज़्यादा प्रोसेसर्स रन कर दी तो वो हैंग होने लगता है, मतलब उसको मेमोरी मिल नहीं पाती, और एक उसकी लिमिटेशन है मतलब उसमें। तो एक मेमोरी को मैनेज करना एक सिंगल प्रोसेस सिस्टम के अंदर जब प्रोसेसर बढ़ती हैं तो उसको वो मेमोरी बॉटलनेक प्रॉब्लम बोलते हैं कि मेमोरी में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, फिर आपका डेडलॉक की प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर नहीं ज़्यादा रन हो पाएंगे। तो इन सब प्रॉब्लम को हम लोग जो मेमोरी बॉटलनेक प्रॉब्लम कह सकते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मल्टी प्रोसेस सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसमें कई सारे प्रोसेसर हम लोग लगा दे रहे हैं। अब जब आप प्रोसेसर लगा देंगे, इसका मेन पर्पस क्यों होता है कि अब हम सोचते हैं कि सर ज़्यादा इसे हैंड इन भी करना है कहीं कि नहीं? नहीं, हैंड इन तो नहीं करना क्योंकि इतनी स्पेस उसमें है ही नहीं है। आप बस उसमें फॉर्म सबमिट कर दीजिए, 15 सरवाइज होनी है, अब इतना उसमें आ नहीं पा रहा है। ये सर हो गया सर। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो ये कई सारे प्रोसेसर लगा के आप, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कई सारे प्रोसेसर लगा दें हम लोग तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, सही बात है, लेकिन जब प्रोसेसर लगाते हैं आप तो उसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जब कई सारे प्रोसेसर लगाएंगे तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बन जाता है, और जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बन जाता है तो उसमें कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। क्या तरीका होता है कि हर प्रोसेसिंग एलिमेंट बनाया जाता है, केवल प्रोसेसर नहीं हमें बढ़ाने है, हमें प्रोसेसिंग एलिमेंट तैयार करना है। तो प्रोसेसिंग एलिमेंट जब तैयार करते हैं तो होता क्या है कि हर प्रोसेसर के साथ साथ उसकी लोकल मेमोरी भी रखी जाती है,
जिससे कि वो कुछ अपना फ्रीक्वेंट डेटा उसमें यूज़ कर सके, कैश मेमोरी की तरह यूज़ कर सके, जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो यूज़ कर सके, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। और साथ साथ एक ग्लोबल मेमोरी को भी रखा जाता है। तो हमने दो चीज़ ऐड करनी है, खाली प्रोसेसर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसमें लोकल मेमोरी भी उनके पास होनी चाहिए और प्रोसेसिंग एलिमेंट बनाना पड़ेगा, और साथ साथ ग्लोबल मेमोरी को भी रखते हैं। तो इससे होता क्या है, अब ये सब प्रोसेसिंग एलिमेंट और ग्लोबल मेमोरी रख दी, इसको इंटरकनेक्शन भी करना है, इनको कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करनी है, साथ साथ आईओ मॉड्यूल भी एक्सेस करना है क्योंकि डेटा बहुत सारा आएगा। तो ये सब, और सबका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, सबका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा एफिशिएंसी अच्छा रहे सिस्टम की, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट मिले, मैक्सिमम प्रोसेस रन हो सके और कॉन्फ्लिक्शन कम से कम आ सके, डिले कम हो सके, लेटेंसी कम हो सके। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। नहीं हल्ले पूरा भी चला गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मैनेजमेंट होता है, इसको इंटरकनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ से आपका नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एसआईएमडी आर्किटेक्चर के अंदर जो हम लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें बेसिकली यही होता है कि जो जो प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं उनको नोड्स कहा जाता है, और जो भी इनका कनेक्शन होता है डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट से, उसको एजेस बोलते हैं, एजेस, और उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो नोड और एजेस को रिप्रेजेंट करने वाला अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में देखें तो उसको हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्राफ आर्क डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्राफ में हम लोग ये सब काम करते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में ट्री आपने पढ़ा है, लिंक लिस्ट है, एरे है, तो उसी तरह से ग्राफ होता है, फॉरेस्ट होता है। तो ग्राफ में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नोड्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं आपस में, एजेस उसमें होती हैं और उनके बीच में ज्वाइनिंग होती है। तो यहाँ पे भी वही नेटवर्क यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो नोड और एजेस होंगी उनके थ्रू हम लोग ग्राफ प्लॉट करके अलग अलग नेटवर्क स्टेब्लिश करेंगे, अलग अलग नेटवर्क को स्टेब्लिश करेंगे। अब जिस डिजाइन से, जिस मेथड से नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो वो जो हर मेथड में कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशन है, एडवांटेज है, बेनिफिट्स हैं। तो इन बेनिफिट्स के बेसिस पे अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं। कुछ नोड एजेस वही है, लेकिन उनको ज्वाइन करने का जो तरीका चेंज करने पे हमें रिजल्ट अलग मिल जाता है। ड्रॉबैक्स कुछ टोपोलॉजीज के हैं, कुछ के एडवांटेज हैं, तो वो आते हैं। फिर हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि क्या होता है, जैसे कि बैंडविड्थ क्या होता है, लेटेंसी क्या होता है, और कई सारे और डिवाइसेस भी लगती हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, स्विचेस है, ब्रिजेस है, राउटर्स है। तो ये सब डिवाइसेस हेल्प करती हैं आपके नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि केवल सिस्टम को बढ़ाने से नहीं काम करता है, इनको मैनेज करने के लिए भी हमारे पास कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे गेटवेज है। और इसी का जब बहुत बड़ा हम लोग देखते हैं तो इसमें इंटरनेट का भी यूज आता है, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इस चीज को हम लोग इंक्रीज करने लगते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट इससे हम लोग को डिटेल इसमें आने लगती है। और टोपोलॉजीज के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो बेसिकली इतना डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि नेटवर्किंग एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें अगर आप इंटरेस्ट बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग आपका है, नेटवर्किंग के भी बहुत अच्छा स्कोप है, और अच्छे पैकेज पे लोग जाते हैं उसमें। और अगर आप उसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसमें अच्छे से उस फील्ड में जा सकते हैं। उससे कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिस्को सर्टिफिकेशन कोर्स, सन के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। तो आप नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में जा सकते हैं। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, सिस्टम मैनेजर, तो उसकी जो सैलरी पैकेज है वो एज ए प्रोग्रामर से भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पूरे नेटवर्क को मेंटेन करने की। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट जगाते हैं, इसमें फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसको आप नेटवर्किंग को पढ़ सकते हैं। यहाँ से इसका थोड़ा ओरिजिन है। और नेटवर्किंग के लिए जो मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन को जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसका बेस है। और उसके बाद हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे वहाँ जा सकते हैं। तो सर हाँ सर, जो ये सरप्राइज टेस्ट लिए जाते हैं उसके आंसर पता कैसे करेंगे हम लोग? उसके आंसर तो बताए नहीं जाते कभी। अच्छा, नहीं, सरप्राइज टेस्ट के आंसर मेनली ट्यूट क्लास में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग मैं देख लूंगा, अब अपनी तरफ से बता सकते हैं कि जब आप याद दिलाइएगा।
ट्यूट क्लास में मैं आपको आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जी सर। हाँ, ठीक। ये इसमें अच्छी बात है कि ये सॉल्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे तो सॉल्यूशन प्रिंट आ नहीं पाएगा क्योंकि फॉर्म बनता है, लेकिन मैं उसको ओपन करके आपको एक एक करके बता दूंगा, जैसे क्विज का बताता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक अभी ठीक सर। ट्यूट बहुत सारी होंगी, क्लासेस बहुत सारी होंगी, हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करिए। कुछ लोग बाद में आए हैं, उनके लिए लिंक मैं फिर से देता हूँ। चीज़ों को मतलब हर कॉन्सेप्ट को, हर डेफिनेशन को थोड़ा पढ़िए, बुक से पढ़िए, नेट से पढ़िए, और उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। तो उससे आपको पहली बार कंटेंट लिखने को आ जाएगा, प्रेजेंट करने को आ जाएगा, उसको विजुलाइज करने पे उसमें इंटरेस्ट पैदा करिए कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर आपको चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि केवल देखिए इस तरह मत लीजिए कि आपको केवल थ्योरी पढ़ लिया, रट लिया, तो फिर लिख लेंगे तो उसमें फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। मेनली आप यह है कि जैसे आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और विजुलाइज करिए कैसे ये हो रहा है, इसमें इसका पर्पस क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम आई, क्यों ऐसा किया गया, तो फिर नेटवर्किंग में कैसे कर रहे हैं, इस तरह से जैसे आप एप्लीकेशन देखेंगे और उसका यूज़ देखेंगे तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आपको उसको करने लगेंगे। और हाँ, क्या इस तरह से चीज़ों को करिए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सभी का टेस्ट हो गया क्लियर? ठीक है, और आपके ट्यूट को कंप्लीट कर लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए, और क्वेश्चंस, टॉपिक्स जो भी आपको लगता है, कोई भी एग्जांपल, कुछ भी आपके दिमाग में आता है सिलेबस से रिलेटेड, वो आप नोट डाउन करिए और पूछिए उसको, और सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेटवर्क से कंटेंट लेके, बुक से लेके, कुछ भी, लेकिन आपको उस चीज़ को मिलेगा। ओके सर सारी फैकल्टीज किस दिन होती हैं कॉलेज में? बेटा, 2 दिन हम लोग जाते हैं अभी, एक मंडे को जाते हैं और वेडनेसडे को जाते हैं, मंडे वेडनेसडे। ओके सर। ठीक है, तो मंडे को सभी लोग वहीं से क्लास लेते हैं। अब आपकी ट्यूट क्लास वहीं से होती है, जो आप लोग की होती है। वेडनेसडे को भी फर्स्ट ओके की सर। होती है, और मंडे वेडनेसडे फैकल्टीज और रजिस्ट्रार रहते हैं। रजिस्ट्रार तो सभी दिन आते हैं। लाइब्रेरी के लिए थर्सडे को और ट्यूसडे को जाते हैं वो लोग, लाइब्रेरी बुक्स के लिए। सर मार्कशीट मिल रही है क्या? नहीं, मार्कशीट तो अभी शायद नहीं आई है, क्योंकि कोई लेने नहीं आया मार्कशीट। मतलब मार्कशीट अगर होती जरूर लेने आते। फर्स्ट सेमेस्टर की मिल रही है। कोई लेके आया है बेटा? हाँ सर, ले आए थे। हाँ, तो ठीक है, वो है, लेकिन कल आप बात करिए, कल तो नहीं, अब तो हम लोग को मंडे के जाना है। मंडे और वेडनेसडे। मंडे वेडनेसडे हम लोग जाएंगे, लेकिन आपको अगर मार्कशीट मिल रही होंगी तो राठौर सर जाते हैं, आज भी गए होंगे, जा सकते हैं आप, क्योंकि मार्कशीट तो नीचे से आपको ऑफिस से लेनी है ना। और आज आपका बुक भी अगर रिटर्न करनी है तो भी हो सकता है थर्सडे को। तो इस तरह से हाँ, ओके सर। ओके, तो ठीक है, यहीं पे क्लास ओवर होती है, और फिर थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।